सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करनी है। NA-75 डेस्का में कल रीपोलिंग हुई और नौशीन इफ्तिखार जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, उन्हें कामयाबी मिली। मुस्लिम लीग नून तो कल से जश्न मना रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं और वफाकी वजीर भी हैं फवाद चौधरी साहब, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये मुस्लिम लीग नून की जीत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की हार है और हार की जो वजूहात हैं वो पार्टी में मैं बयान करता रहूँगा, बताता रहूँगा। दूसरी जानिब PDM की नाज़रीन अगर बात की जाए तो PDM का मुस्तकबिल क्या है। CEC का अहम इजलास आज हो रहा है क्योंकि PDM की जानिब से जब से ANP और पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ उसके बाद ANP ने तो अलहदगी इख्तियार कर ली, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और पीपल्स पार्टी की जानिब से अब जो अहम इजलास जारी है उसी में फैसला किया जाएगा कि शो कॉज नोटिस का जवाब देना है या PDM में रहना है, PDM का क्या करना है, PDM का मुस्तकबिल इस सब से जुड़ा हुआ है। अब कोरोना वायरस की अगर बात करें तो तीसरी लहर खतरनाक हद तक फैल गई है। एक दिन में जो हलाकतें हुई हैं वो 114 बताई जा रही हैं और ये अब तक की सबसे ज्यादा हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। NCOC ने यह भी बताया है कि 5050 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। लगारी साहब, कोरोना जितनी तेजी से फैल रहा है, तीसरी लहर तो इंतहाई खतरनाक होती जा रही है। 114 हलाकतें एक दिन में, आपको इसकी वजह क्या लगती है? जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उस तेजी से हम SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारा आम कॉमन पर्सन भी और हमारे हाकिम भी, हुक्मरान भी, कोई भी इस बात की परवाह नहीं कर रहा है। एक चीज़ है कि ये फ़ोन के अंदर एक रिंग टून दे दी गई है जिसके अंदर बताया जाता है कि जी कोरोना फैल रहा है, अपना ख्याल करें, लेकिन अमलन कुछ भी नहीं है। बाद शहरों में लोगों को पकड़कर उन पर जुर्माने लगाए गए, लेकिन ये कोई अमली वो नहीं है। और अगर आपको जाना पड़ा लॉकडाउन की तरफ, आपको कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ गया तो फिर आप क्या करेंगे? असल बात यह है कि बरतानिया ने इस सूरत हाल से नमर्द आज़मा होने के लिए जो पॉलिसी बनाई थी उस पॉलिसी की तरफ तो आप तवज्जो दें ना। आप देखें कि उन्होंने कैसे किया। अब बरतानिया के मुतासरीन पाकिस्तान में कोरोना जो है वो ला रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन बरतानिया में वहाँ पर ख़ुद डाउन हो रहा है, वहाँ कोरोना की शिद्दत कम हो रही है और यहाँ पर बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल में और ये कोरोना वो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए कि उनके पास वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू है। वो मेरे ख्याल में तो यहाँ भी शुरू है। हाँ, लेकिन वो 40 साल की उम्र तक के लोगों को लगा चुके हैं। ओके, आपने अभी 50 के लोगों को शुरू किया, लेकिन बहुत सेलेक्टेड। आपके पास कितने डोज थे, आपके पास कितने इंजेक्शन थे इसके, कितने आपने जो वैक्सीन मंगवाई थी? आपके पास तो 15-20 लाख लोगों से ज़्यादा नहीं है। वो तो आपकी पॉपुलेशन का 1% भी नहीं है। अगर आपकी पॉपुलेशन 20 करोड़ है, 22 करोड़ है, तो अगर 22 लाख होंगे तो आप 1% की तरफ जाएंगे। तो किसी आबादी का 1% उसको भी सिक्योर होने के लिए जो है वो बाकी माहौल का भी तो ठीक होना ज़रूरी है ना। आपने वैक्सीन के मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाई। हुकूमत का मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इशू क्या है और इसको कारोबार क्यों बनाना चाहती है। दुनिया भर में रियासतें वैक्सीन, हम बचपन में छोटे थे, हमें यहाँ पर वो लगाए जाते थे, जो टीके होते थे वो निशान अब तक मौजूद हैं। हमसे किसी ने पैसे नहीं लिए थे, लाइन लगाकर हमें जो है वो कतारें बनाकर गांव जाकर, यानी शनाख्ती कार्ड अब भी ऐसा होगा कि लोगों के शनाख्ती कार्ड नहीं होंगे, लेकिन किसी गांव में भी एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका वो वैक्सीनेशन जो होती थी उसका निशान ना हो। एक आदमी भी ऐसा नहीं होगा। तो उस वक्त हुकूमतें इस तरह करती थी। आज की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमत मुफ्त की तरफ, वैक्सीन की तरफ क्यों नहीं जाता है? आपके शहरी हैं भाई, आपको शायद किसी ने कान में कह दिया है कि नहीं, इनकी जो है वो आपने मुफ्त इलाज का सिलसिला बंद करना है, तो अब आप उसकी तरफ जा रहे हैं। अब वो सरकारी अस्पताल भी पर्चियों के पैसे लेंगे, आपके सारे खर्चे होंगे, कार्ड तो नहीं होगा, इसलिए कार्ड की मुद्दत भी क्या है, साल, 2 साल, 3 साल। उसके बाद इलाज के पैसे लिए जाएंगे। लोगों की जेब में हूँ न हूँ, दो चीज़ें कबूल करें, या इलाज अपने पैसे से करवाएं या मौत कबूल करें। तो मेरे ख्याल में
कोरोना से बचने के लिए एक तो लोग अपनी एहतियात खुद करें, यानी इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि वो मास्क पहनकर बाहर निकलें, वो सैनिटाइज़ करें हाथों को। सैनिटाइज़ करने का क्या मतलब है? आप साबुन से हाथ धो लें, आप जो है वक्फे से हाथ धोते रहें, साफ़ करते रहें। अगर जहाँ भी है, आप दफ्तर में हैं तो, घरों में हैं तो, आप किसी जगह पर गए हुए हैं तो हाथ धोने में कौन सा मसला है? आप हाथ साफ अवाम तो लेकिन एहतियात नहीं कर रहे, उनकी जो अपनी जिम्मेदारी बनती है वो तो पूरी नहीं कर रहे। और हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रही है। जब हुकूमत और अवाम या आम आदमी एक पेज पर होंगे किसी बीमारी फैलेगी, आज यही वजह है बारे ना। में तो सोचना चाहिए ना। मतलब एक दिन में 5050 नए केसेस का रिकॉर्ड जो है, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनता है। 114 हलाकतें और 114 हलाकतें हैं, और ये जो आपकी शराय वो रोज़ाना बढ़ रही है, ऐसा ही है। तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए और अवाम लोगों को भी सोचना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बात है। लगारी साहब, डस्का में कल हुए रीपोलिंग हुई, मुस्लिम लीग नून को फतह मिल गई। इस कामयाबी को यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून ही कामयाब होगी, या फिर ऐसा था कि नताइज बदल भी सकते एक तो ये कि मोहतरमा नौशीन इफ्तिखार के वालिद 4 मरतबा के इलेक्शन जीते हुए थे, बिल्कुल एक बात है। और दूसरी बात यह है कि पिछले इलेक्शन में उनने गालिबन 90,000 वोट लिए थे, और उनके मुखालिफ ये जो अली असजद मली थे, इन्होंने कोई 61,000 वोट लिए थे। तो अब के नून लीग का वोट बढ़ा है, यानी ये 60,000 से 90,000 से 93,000 तक पहुंचा है, और उधर उनका अगर वोट बैंक बढ़ा है तो इनका भी वोट बढ़ा है, और इनका वोट की बढ़ने की शरह ज़्यादा है। एक तो ये है कि ये नहीं कहा जा सकता है, देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, सबने मॉनिटर किया। हम 90,000 से ज़्यादा वोटों को आप नहीं कह सकते हैं कि शिकस्त तो हो गई है, क्योंकि अददी अक्सरियत की बुनियाद पर, लेकिन वोट बहुत ज़्यादा लिए हैं। अच्छा, क्या ये दस्के का इलेक्शन को हम अगर मयार मान लें, अगर हम इसको ये माने कि जनाब यही फैसला कौन है, तो मेरा ख्याल नहीं है कि इस हिसाब से पॉपुलरिटी कम हो रही है हुकूमत की। अच्छा, ये ज़रूर सोचना चाहिए PDM को भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, और उसमें दूसरी जो जमातें उनको भी सोचना चाहिए। एक ज़माना ये था जब 70 के इलेक्शन हुए थे, आज से 51 साल पहले, तो यहाँ पर इस शहर से जो है वो सियालकोट के हल्के से जो है मौलाना कौसर नाजी ने पाकिस्तान की पूरे के पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वोट लिए थे। उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से भी ज़्यादा वोट लिए थे, लेकिन वोट जुल्फ़िकार अली भुट्टो के थे, लेकिन उन्होंने वहाँ लिए थे वोट। एक ज़माना वो भी था कि पीपल्स पार्टी सियालकोट के ऊपर उसका राज होता था, और बाकी शहरों में भी, यानी लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में कोई पार्टी आ ही नहीं सकती थी। एक ज़माना ऐसा था। और एक ज़माना ये भी आया है कि पीपल्स पार्टी के पास जो है वो शायद कैंडिडेट हो या ना हो, लेकिन उसने अपने वोट बैंक को सोने दिया है। ये हमें ज़रूर देखना है कि जो पार्टियां अपने वोट बैंक को सोने के लिए छोड़ देती हैं, वो फिर सो ही जाता है। लेकिन अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो तहरीक इंसाफ को वोट मिले हैं वो भी बहुत ज़्यादा थे, यानी कि जो मार्जिन था वो मैं ये कहता हूँ कि 90,000 से ऊपर वोट जो है वो मिलना बहुत ज़्यादा वोट हैं। सही, लेकिन फिर फवाद चौधरी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि ये मुस्लिम लीग नून की जीत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की हार है? इसीलिए कह रहे हैं कि अगर कुछ और मैनेजमेंट होती और कुछ और एक्टिवेट होते, अब तो लोग जो PTI के हामी होंगे और वोट नहीं डाल सके होंगे, वो तो घर में बैठे रो रहे होंगे, यार हमने ये क्या किया है। अगर 15-20 हज़ार लोग और एक्टिव हो जाते तो जाकर वोट देते, या 20-25 हज़ार और लोग एक्टिव हो जाते, यानी 90,000 से ज़्यादा लोगों ने तो जाकर वोट किया ना। सही है। अगर लोग कुछ और बढ़कर जाकर वोट देते तो नतीजा तो दूसरा। लेकिन जो हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में कल थे, पूरा दिन हमारी ट्रांसमिशन भी जारी रही, उसमें ये वो बता रहे थे कि टर्न आउट पहले की निस्बत काफ़ी कम था। जैसे पिछली बार जब फरवरी में गालिबन डस्का का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त ज़्यादा, तो उस वक्त जो क्या वो वजह वो बनी थी कि उस वक्त जब फायरिंग हुई 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जख्मी एक हुए। सबब ये था, बदअमनी थी, और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा इश्तियाल था और राइवलरी बहुत ज़्यादा थी, सियासत जो दुश्मनी बन गई थी, और इसमें अना का मसला बन गया था सियासी जमातों का, किसने जीतना है किसने नहीं जीतना है, इसके ऊपर हर चीज़ को गलत को सही, सही को गलत किया जा रहा था। लेकिन कल के इलेक्शन में बड़ी हद तक जो है वो बड़े पुरअमन इंतखाब हुए और बड़े
मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों को पकड़ा भी गया जो असले से लैस आए थे, तो कार्रवाई भी बर वक्त होती रही। मैं ये बात कहता हूँ कि पिछले इलेक्शन में एक और सूरत हाल थी, वहाँ टिकट का झगड़ा हुआ, इनको टिकट मिल गया था अली असगर साहब को, और एक पार्टी का और उम्मीदवार था वो सामने आ गया था, उसने 59,000 वोट दिए और इन्होंने 61,000 वोट दिए। अगर ये दोनों के वोट मिल जाते तो 1,20,000 वोट हो जाते और वो जो है अपना नौशीन इफ्तिखार के वालिद वो हार जाते। अच्छा। लेकिन इस बार ये हुआ है कि वो दोनों के वोट मिलने के बावजूद भी वो वोट आगे नहीं, वो फिर इस तरह नहीं हुए कि सारे लोगों ने जाकर वोट डाला हो। तो जो लोग नाराज़ थे अली असगर वली साहब से, उनने वोट नहीं डाला, कम। अच्छा। उन लोगों ने कम डाला, लेकिन वोट बैंक लेकिन था। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये जो डस्का NA 75 ये सीट है, ये इतनी ज़्यादा अहम क्यों थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, मुस्लिम लीग नून के लिए भी? हाइप क्यों इसको इतनी मिली? ज़िमनी इलेक्शन तो होता रहता है, लेकिन जिस तरह से इस एक सीट को, इस एक इंतखाब को हाइप मिली है, वैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। नहीं होता है, बाद दफ़ा ऐसे हल्के हो जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है। अच्छा। और बाज़ हल्कों पर बड़ी नजरें कंट्रोवर्शियल हो गया था इस वजह से, ये कंट्रोवर्शियल हो गया था ये इसलिए था कि इसमें बहस चल रही थी कि कौन जीतेगा। हालांकि ये 4 दफ़ा तो पहले 5वीं दफ़ा ये आई हैं, मुस्लिम लीग नौशीन आई हैं, लेकिन पिछली दफ़ा PTI ने वोट ज़्यादा लिए थे, बहुत ज़्यादा वोट लिए थे। उनके 2 उम्मीदवारों ने 1,20,000 वोट लिए थे और नौशीन के वालिद ने 90,000 वोट लिए थे। 30,000 वोटों का फ़र्क उस वक्त मौजूद था। तो अब वो उस वोट को, जो वोट उस वक्त बिखर गया था, उसको ये समेट नहीं सके, एक जगह नहीं कर सके और उसको फिर वोट कास्ट नहीं करा सके। सही। अच्छा, लेकिन पीपल्स पार्टी कल सारा दिन कहीं नजर नहीं आई ना, तो उन्होंने अपने वोटर्स को ये कहा कि वो मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं उनको वोट दें। कहा ये वैसे तो कहा, लेकिन जिस तरह से आना चाहिए था पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी, कौन किसी मीडिया टॉक करते, ऐलान तो लोग कर देते हैं अपने लोगों के लिए। सियासी इत्तेहाद, इंतखाबी इत्तेहाद के बगैर अगर आप किसी का इंतखाब है, PMLN का और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी इत्तेहाद है किसी भी जगह पर, तो ये होता है कि जनाब जाकर वोट कास्ट करने के लिए लोग जाते हैं और साथ में कंपेन भी कर रहे होते हैं, इसलिए कि बराबर वाले हल्के में जो है वो उनका उम्मीदवार होता है। तो इनका उम्मीदवार तो कुछ था नहीं। इन्होंने कहा है कि हमारे वोटर्स जो हैं वो वोट दें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और ये बात नौशीन इफ्तिखार ने एडमिट की कि मुझे बताया है लोगों ने कि पीपल्स पार्टी वालों ने हमें वोट दिया, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसका मतलब ये है कि वही समझ रही हैं कि कम वोट थे पीपल्स पार्टी के, वोट कुछ भी थे लेकिन लोग निकले और लोगों ने वोट दिया। ठीक है। अच्छा लगाई साहब, PDM का मुस्तकबिल अब क्या होगा? आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है बिलावल हाउस में, क्या लगता है आपको, क्या फैसला किया जाएगा? क्योंकि शो कॉज नोटिस के बाद से पीपल्स पार्टी थोड़ी नाराज़ है। मेरा ख्याल ये है कि उस पर कोई रिएक्शन तो आएगा, पार्टी की तरफ से आएगा। पहले इनफरादी लोगों के रिएक्शन आते रहे, लेकिन मेरा अब भी ये ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM को तोड़ने वाली जमात नहीं बनेगी। अच्छा। वो ये नहीं कि PDM में हम नहीं हैं या PDM से हम अलग हो रहे हैं या PDM से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरफ को ये ऑप्शन अख्तियार करेंगे। ये ऑप्शन अख्तियार नहीं करेंगे। वो एक स्ट्रांग अपना मौक़िफ़ रखेंगे और PDM पर फैसला छोड़ेंगे वो क्या फैसला करती है, इसलिए कि उनके मुफाहमत की सियासत करेंगे ना। मुफाहमत की सियासत करेंगे नहीं, मुफाहमत की सियासत भी कह सकती हैं, लेकिन बात यह है कि वो इनको कायल करेंगे कि आपकी गलती वहाँ से शुरू हुई थी जहाँ से आपने नत्थी कर दिया था इस को लॉन्ग मार्च से। ये तो बहरहाल PMLN और मौलाना साहब की बहुत बड़ी तारीखी गलती थी कि उन्होंने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों का मामला लाया। अब तक तो चीज़ें कहीं की कहीं पहुंच चुकी होती, मामला कुछ से कुछ हो चुके होते। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि मासेस को पहली बार एक इतनी बड़ी एक्टिविटी का मौका मिलता कि तमाम पार्टियां मिलकर और जगह जगह से, शहर शहर से अपने रैलियाँ निकाल कर इस्लामाबाद पहुँच रही होती। ये हुकूमत के सामने ठहरने का मसला नहीं था, ये बहुत बड़ा एक इशू होता, फिर तो चीज़ें उनके हाथ से भी निकल जाती जो लोग लेकर आ रहे थे। तो ये गलती थी PDM की कि उसने लॉन्ग मार्च से पहले 2-3 दिन पहले जो एक साथ नत्थी कर दिया कि जनाब ये हमें जो है इस्तीफे देकर जाना चाहिए। तो ये गलत फैसला था। लेकिन आज तक यही समझ नहीं आई कि शो कॉज नोटिस दिया क्यों? क्या कोई नहीं दिया तो इसलिए है ना कि देखें बेनज़ीर के कत्ल में मुलव्वस जिन पुलिस वालों ने
उनके मक्तल का, जहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उस जगह के जो साइड सीन था वो धोने वाले और तमाम शहादतें मिटाने वाले अफसरान जो थे उनको समझा गया, उनको लिस्ट में रखा गया कि ये मुल्ज़मान है, उस कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, और उनको उनके अपने होते हुए जब नून लीग की हुकूमत आई तो उनकी पोस्टिंग्स दी गई, कमाल की पोस्टिंग दी गई। वो बेल पर थे लेकिन उनकी पोस्टिंग बड़ी कमाल की। और फिर ये वकील जो थे उनके, ये उनको इन्होंने टिकट दिया सेनेट का, फिर सेनेटर बनवाया। जो लोग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों के वकील थे, जो 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 शख्स थे, उनको टिकट दिया, और फिर ये चाह रहे थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी उनको बनाया जाए। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए तो सेनेटर और बहुत से थे उनके पास। सादिया अब्बासी का तो नाम अनाउंस हो चुका था, हमारे सामने आ चुका था। नहीं, ये एक अलग मैटर है। मैं ये पूछ रही हूँ कि कभी माजी में ऐसा देखा गया है कि कोई एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को शो कॉज नोटिस दे रही हो? क्योंकि इस तरह का जो इत्तेहाद बनता है, कभी भी नहीं हुआ। ये तो आपका इख्तिलाफ voluntarily होता है, लेकिन ये सारी बहसें होती हैं ऐवान के अंदर। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने ये कहाँ से इशारा लिया, कैसे इन्होंने ये फैसला किया कि शौकात देना चाहिए? क्योंकि दोनों लीडरशिप उस वक्त तो मरीम नवाज लीडर के तौर पर थी और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो नहीं गई थी इजलास में। मौलाना फजलुर रहमान भी बीमार थे, होगा ना, उनको पता तो होगा ना कि ऐसा यकीनन पता होगा, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये नहीं किया। ये मामला छोड़ा गया शाहिद खाकान अब्बासी पर और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर और उन लोगों पर जो मीटिंग में मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान कहाँ थे इस सब में? मौलाना फजलुर रहमान तो उनकी इजाजत के बगैर बिस्तर अदालत पर हैं। मौलाना फजलुर रहमान बिस्तर अदालत पर है। मेरे ख्याल में ये ऑप्शन छोड़ा गया था, ये रास्ता छोड़ा गया था कि दोनों बड़ी शख्सियात जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरमा मरीम नवाज, वो नहीं थी। ताकि अगर कोई वक्त ऐसा आए कि मिलकर चलना पड़े तो इस तरह से जो है एक दूसरे को देखकर अफसोस ना करें कि यार आप लोगों ने हमें शौकात भेज दिया था। वो कहने नहीं, हमने भेजा तो नहीं था, बस हम तो बीमार थे। बाद में ये कहा जाएगा हम तो बीमार थे जी। अच्छा, तो लगारी साहब, वैसे अब आपको क्या लग रहा है, लॉन्ग मार्च होगा? नहीं, देखें, वक्त गुजर चुका है। पीपल्स पार्टी कन्विंस कर सकती है? मैं ये कह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, मैं इस वक्त नहीं कहता हूँ। एक बहुत बड़ा टाइम था वो 26 मार्च का लॉन्ग मार्च, अब तक बड़े फैसले करा चुका होता और बहुत बड़ी चीज़ें हो चुकी होती। अच्छा। और चीज़ें जो हैं वो बहुत से हाथों से निकल जाती। लेकिन ये एक पूरी प्लानिंग के साथ ये जो वो शर्त लगाई गई ना कि इस्तीफे देकर आएँ, ये पूरी प्लानिंग के साथ थी। ये सबसे पहली बात तो इसकी जो है तय होना चाहिए कि ये गलत बात क्यों की गई। ये प्लानिंग किसकी तरफ से हुई? किसी की तरफ से भी हो सकती है, प्लानिंग तो किसी भी तरफ से हो सकती है। इस तरह की सोच विचार तो कहीं से भी हो सकती है, कहीं से भी इशारा आ सकता है। तो ऐसी प्लानिंग का मकसद पीडीएम को डेंट लगाना था? ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बाद दफ़ा जो है ऐसा भी तो होता है ना कि आंखों की दिलकशी ना सही, भोलपन सही, पहचान कुछ ना कुछ तो मेरे कातलों की है। तो पीडीएम के कातलों की कुछ ना कुछ पहचान, अगर वो खुदा ना खास्ता ऐसा होती है तो कुछ ना कुछ तो पहचान रही होगी। लेकिन मौलाना और नून लीग शुरू से इस्तीफों की बात करते आए हैं। मौलाना तो डे 1 से चाहते थे कि इस्तीफे जब इन्होंने वो डाइवर्जन ले लिया था, जब ये तय कर लिया था, अच्छा कल इलेक्शन हुए हैं, तो क्या इनको ये बताया, कान में कहा है कि अभी आप वो हो जाएं, इलेक्ट हो जाए, फिर आपसे हम इस्तीफा ले लेंगे। और अभी मिफ्ता इस्माइल यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे ये बात कर ली है उन्होंने कि जनाब आप इलेक्ट हो जाएं, आप फिर आपसे हम इस्तीफा ले लेंगे। ये तय हो गया था कि भाई अब ये इस मसले को छोड़े, हम पार्लियामान के महाज पर भी मौजूद है और हम जो है वो ये प्लानिंग आ गई थी ना कि हम पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे, हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर ये सेनेट का इलेक्शन ना लड़ते और इस पर देकर बैठ जाते तो सेनेट में गए थे ना, इनकी अक्सरियत तो गुम हो गई थी। ये फिर भी अरेंजमेंट हुआ, जिसने भी कराया, जिसने भी किया, और वो कहाँ से किया, ज़मीन पर हुआ, खला में हुआ, मतलब दाएं हुआ, बाएं हुआ, किसने किया कि जनाब इत्तेहाद हो गया या मिलकर इलेक्शन लड़ा गया और अनअपोज आ गए। मुस्लिम लीग नून के भी सेनेटर पंजाब में और पीटीआई के सेनेटर, यानी पीटीआई और पीएमएल-एन ने हम आहंगी के साथ और पीएमएल-क्यू ने हम आहंगी के साथ इलेक्शन लड़ा और उन्होंने तो पोलिंग हुई नहीं वहाँ। सही। तो ये भी तो आखिर कोई ना कोई करिश्मा हुआ था ना। बिल्कुल ऐसा है। इस करिश्मे के जो इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं थे वो मिलकर इलेक्शन लड़े। सही। तो अब ये हो गया, इलेक्शन भी हो गया और वो भी हो गया, ये ऑप्शन निकल चुका था कि हम इस्तीफों की तरफ जाएंगे। ये बाद में इसको मुंसलिक किया गया, नत्थी किया गया इसके साथ।
और वही मसले का सबब बना। लेकिन लगाई साहब, लोग ये बातें भी कर रहे हैं कि पीडीएम तो कुछ नहीं बिगाड़ सकी ना हुकूमत का, जो हुकूमत के खिलाफ निकली थी, जो एक तहरीक लेके निकली थी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, हुकूमत का ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सके, अवाम के लिए लोग कुछ नहीं कर सके। लेकिन एक हुकूमत के लिए अब जो मुश्किल आ रही है वो जहांगीर तरीन साहब की है। जहांगीर तरीन साहब के जो बयानात आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ जा रहा है। तो क्या जहांगीर तरीन साहब वो वाला रोल प्ले कर सकते हैं जो पीडीएम प्ले नहीं कर सके? मेरे ख्याल में अभी कुछ दिन रहेंगे वो। अच्छा। लेकिन इन्होंने उनको बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। अच्छा। ये तो हो गया है ना कि इन्होंने सिंगल आउट करके इनके खिलाफ एफआईआर काटी। वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो तो हो, लेकिन इम्पार्शल हो। इसके लिए फ़ोन करा के इंक्वायरी करानी ना। खैर किसी ना किसी ने फ़ोन किया है। फ़ोन किसने किया? वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने या शहजाद अकबर साहब ने फ़ोन किया। तो इस तरह से अगर आप शहजाद अकबर साहब या आज़म खान साहब जो हैं, अगर वो टारगेट करेंगे और अगर उनको किनारे से लगाएंगे, दीवार से लगाएंगे, दीवार से कितनी देर तक लगे रहेंगे जहांगीर तरीन साहब? और अगर ये आप एक क्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहे विद इन योर ओन पार्टी, आप पहले तो मुल्क में क्रॉस द बोर्ड नहीं कर रहे, फिर अपनी पार्टी में जो है वो सिलेक्ट करके पहले वो वज़ीरों को एक दो को लिया और फिर उसके बाद वो सब साफ करा के उनको मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो तो लॉन्ड्री में भेजकर उनको साफ करा के फिर वापस आकर कुर्सी पर बिठा दिया कि चले जी आप दोबारा बैठ जाएं, वजारत भी संभाल लें। तो इनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ ना। इनके साथ होना भी किसी के साथ नहीं चाहिए, नाइंसाफ़ी भी किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप टारगेट कर लें एक आदमी को सिंगल आउट करके और लोग। अच्छा, जैसे वो खुद कह रहे हैं कि चीनी का कारोबार वो अकेले करते हैं क्या? चीनी में सट्टा करने वाले ये अकेले हैं क्या? जहांगीर तरीन साहब का किया। अच्छा, उन्होंने किया नहीं किया मुझे उसका नहीं पता है, लेकिन क्या अगर ये हुआ है तो क्या अकेले इन्होंने किया? लेकिन वो एग्जाम्पल भी तो सेट करना चाहते हैं ना कि सबसे करीब तरीन, भाई अपने करीब तरीन और भी हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग तो यही सबसे करीब तरीन और भी हैं जो इस वक्त करीब तरीन हैं। उनके ऊपर जो बहुत सी चीज़ें वो क्या करेंगे? नदीम बाबर को निकाला आपने, लेकिन उस पर तो कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई केस नहीं किया, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई, जबकि पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना बड़ा नुकसान जो हमारे पेट्रोल के इसमें हुआ है, इतना बड़ा फ्रॉड तो कहीं नहीं हुआ कि दुनिया जो है वो कह रही थी कि उठा कर ले जाओ। इन्होंने पाबंदी लगा दी इंपोर्ट पर। कहीं ऐसा हुआ है कि कोई चीज़ मुफ्त मिल रही हो, आपके घर से बाहर जो है वो चीज़ें अंबार लगे हुए और कह रहे आओ जो मुफ्त उठा जाओ, और आप पाबंदी लगा दे नहीं हम तो एक कोई हम में से कोई भी नहीं जाएगा, एक ज़रा सा भी नहीं उठाएगा। तो पेट्रोल दुनिया में मुफ्त मिल रहा था, आप उठाने को तैयार नहीं थे, बल्कि पाबंदी लगा दी थी। तो ये पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपने पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान क्यों लगाया? तो आपको ये लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब को भी इंतकामी, मेरा ख्याल है कि सिंगल आउट करके एहतसाब के निज़ाम का शिकार नहीं हो रहे हैं, वो चंद अफराद के इंतकाम का शिकार हो रहे हैं। ठीक है, चले हमें ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कुछ महंगाई के हवाले से बात करेंगे। रमज़ानुल मुबारक करीब है और महंगाई का एक तूफ़ान है जो कि आ रहा है, अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुल्क में गुज़िश्ता एक हफ़्ते के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 18.43% रही है। इस पर बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। कराची के कसाबों ने भी अपनी छुरियां तेज़ कर ली हैं क्योंकि मुर्गी के दाम भी बढ़ा दिए हैं। फ़ी किलो गोश्त 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके अलावा गोश्त, घी, तेल सब महंगा हो गया है। लगारी साहब, रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, किस तरह से गुजारा होगा, क्या किया जाएगा? देखा आपने जो महंगाई की शरह है वो कोरोना की शरह से भी बढ़ गई है, 18.43%। और मैंने अभी बताया था ना कि 11% है कोरोना की शरह, तो महंगाई की शरह जो है 18 से भी। ये भी एक कोविड है, महंगाई भी एक कोविड है। इससे भी हमें जान छुड़ानी है इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को। और अब तक हुकूमत उसके काज़ज़ नहीं बताती है कि आप टैक्स लगाते हैं मुर्गी खानों पर और उस वजह से महंगी है,
क्या आपने मुर्गी खाने या आपने सब्ज़ी बेचने वालों को, खेत वालों को या मंडी वालों को आपने कोई ऐसी उनसे इनकम बांधी है जो हुकूमत के ख़जाने में जाए, इस वजह से वो महंगाई कर रहे हैं? ये महंगाई का काज क्या है? असल मसला ये है कि आप कास्ट उन चीज़ों की बढ़ा देते हैं जिनसे चीज़ें पैदा होती हैं। आपको पता है कि आप इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में 1800 रुपये रेट रखा गंदम का, तो और 1800 से ज़्यादा कास्ट पड़ रही है काश्त करने की। तो लोग कैसे काश्त करेंगे? लोग काश्त करना छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो महंगाई होगी। अब आप लोगों को उनकी कास्ट नहीं देते हैं तो इस वजह से चीज़ें महंगी होती हैं। इन्होंने उन चीज़ों की कीमतें महंगाई, अगर डीज़ल की कीमत महंगी हो जाएगी तो डीज़ल पर चलते हैं, अगर पीटर वो ट्यूबवेल चलते हैं, उनकी कास्ट बढ़ जाएगी। कास्ट बढ़ जाएगी तो उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी जो चीज़ वो पैदा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इस महंगाई के पीछे भी हुकूमत है, और ये नहीं है कि उसका फ़ायदा पाकिस्तान के ख़जाने को पहुंच रहा है, उन इदारों को, उन कार्टर्स को पहुंच रहा है जिनकी चीज़ें बिक रही हैं और किसान खरीदने पर मजबूर हैं। उनका कारोबार जो है वो उसको चार चांद लगे हुए हैं और लोगों की जेबों पर जो है वो बमबारी हो रही है। ये है वो सूरत हाल। ये कहते हैं कि जनाब माफिया जो है उसके साथ हम लड़ रहे हैं, माफिया को बेनिफिट कर रहे हैं और आवाम की खाल उतार रहे हैं। कहते हैं हम माफिया से लड़ रहे हैं। यार ये अजीब लड़ाई है माफिया के साथ आपकी। कि माफिया के वारे नियारे हो जाएं, माफिया जो है लूटमार करे, माफिया पूरा सब कुछ लोगों से खाने की चीज़ें छीन ले और उनकी कीमतें आसमान तक ले जाए। आप पीछे दौड़ भी ना सकें, भाग भी ना सकें, कुछ कर भी ना सकें। तो फिर भाई माफिया अगर आपसे जीत रही है तो फिर आप अपनी कमज़ोरी का ऐलान करें और फिर छोड़ दें सारा कुछ। आप कहें कि जनाब लोग अपनी मुसीबत को खुद ही झेलें, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। यानी कीमतें माफिया बढ़ा रही है ना, ये हमेशा यही कहते रहे हैं। तो फिर माफिया कौन है? अच्छा, फिर माफिया आसपास बैठी होती है, माफिया इनके इजलासों में बैठी होती है। ऐसा ही है, वैसे ही था ना जब नदीम बाबर बैठे हुए थे इनके साथ। अच्छा, कीमतें बढ़ाने के लिए एक फरमाइश होती है वहाँ से, IMF से, उसकी फरमाइश करने वाले आपके पास बैठे हुए हैं, वज़ीर ख़जाना के तौर पर बैठे थे। आपने उनका क्या कर लिया? आपने वज़ारत ख़जाना से तो एक तरफ कर दिया। पहले आपने बताया भी कि महंगाई की वजह से हमने ऐसा किया है कि उन्होंने महंगाई की, फिर ट्वीट वापस ले लिया आपने और फिर कोई कार्रवाई नहीं। फिर आपने उनके तराने भी गाए, वो हो भाई इसने तो कमाल ही कर दिया था। ये कमाल क्या था जो लोग अब तक रो रहे हैं और लोगों की हालत ख़राब है, लोगों की इकनॉमी बर्बाद हो गई, लोगों के बच्चे तालीम हासिल नहीं कर रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोगों को दूध नहीं मिल रहा है, लोगों के बच्चे वाकई खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसे ख़ानदान रोज़ाना उस लकीर से नीचे गिरते हैं और लोगों को जो है वो नहीं मिलता है कि लोग अपने बच्चों की मुनासिब परवरिश कर सकें। तो अभी तो 2021 है, तो क्या 2022 के एंड में या 2023 में एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा? क्योंकि जब हुकूमत जाने वाली होती है, उसका टाइम पूरा होने वाला होता है, तो तभी रिलीफ मिलता है कुछ देर के लिए, क्योंकि आगे वोट लेने होता है। अब सवाल ये है कि ये और कितनी देर, क्या शेर था कि तुम और कितनी देर हो, हम और कितनी देर। देखना यह है कि ये और कितनी देर है और क्या इसी तरह से अपनी 2023 मुझे ख़तरा लग रहा है, बहुत सी चीज़ों का ख़तरा लग रहा है मुझे, शदीद ख़तरात हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क को सलामत रखे, आमीन। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है ये मुल्क है। ऐसा ही है। और ये मुझे ये लग रहा है कि एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे, बाद में सुनेंगे हमने बहुत से कंप्रोमाइज़ किए हैं। अच्छा। हम बहुत से अपने असासों से अभी तो ये कर रहे हैं ना कि जनाब चलो भाई ऐवान सदर को गिरवी रख लो, ऐवान वज़ीर आज़म को गिरवी रख लो, कन्वेंशन सेंटर को गिरवी रख लो। अच्छा जी, फ़लाँ जो सुपर हाईवे है, फ़लाँ जो हाईवे है उसको गिरवी रख लो, फ़लाँ इमारत को गिरवी रख लो। फिर क्या करेंगे? फिर आप अपनी सरजमीन को गिरवी रखेंगे, अपनी सोवरेनिटी को गिरवी रखेंगे। क्या चीज़ होगी आपके लेने के लिए? आप अपने डिटरेंट को रखेंगे, उसको आप गिरवी रखेंगे। क्या चीज़ आप रखेंगे? हमारे पास क्या चीज़ है जिसको हम अब फिर देंगे? ये इनके शाही खर्चे नहीं ख़त्म होते। यानी रूस का वज़ीर ख़ारजा जहाज़ से निकल रहा है, अपनी छतरी खुद थामे हुआ है, और आपके वज़ीर ख़ारजा के 3-3 आदमी लगे हुए हैं जो उसकी छतरी पकड़ने के लिए बेताब हैं और उनके ऊपर छतरी तान कर चल रहे। तो लोगों को आता होगा यार ये जाकर कर्जे मांगते किस मुंह से मांगते हैं? जब ये इनके सूट देखें, इनका लिबास देखें, इनके चश्मे देखें, इनकी घड़ियां देखें और फिर आप जाकर देखें जिनसे वो कर्जे मांग रहे हैं,
वो इतने डाउन मैंने पढ़ा था कि जनाब अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है उसने अपनी एक डायरी लिखी थी। वो अपने जब गैर मुल्की दौरे पर जाता था तो अपने कपड़े खुद धोता था, खुद अपने कपड़े इस्त्री करता था। 2 ही जोड़े रखे हुए थे, एक जोड़ा एक दिन पहनता था, दूसरा जोड़ा दूसरे दिन पहनता था। और अमेरिकी वजीर खारजा था। और वो दौरा अगर उनका 5 दिन का 6 दिन का किसी रीजन का दौरा होता था तो वो अपने कपड़े खुद ही धोते थे और फिर वो अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करते थे। एक जोड़ा आज पहना, उसको अगले दिन धोकर कर दिया, अगले दिन दूसरा जोड़ा पहन लिया। हमारे यहाँ देखें लौ लश्कर जाता है साथ में, बहरे जाते हैं साथ में, बावर्ची साथ में जाते हैं, खाना पकाने वाले जाते हैं, सफाई करने वाले जाते हैं, इनके नाज नखरे उठाने वाले जाते हैं, इनको लतीफ़े सुनाने वाले जाते हैं, इनको गाने सुनाने वाले जाते हैं, इनके सारे के सारे आल आयार समय सब के सब चलते हैं और जाते हैं गैर मुल्की दौरों पर और कहते हैं मेहरबानी कीजिए हमें भीख दीजिए। सही बात है, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ लेके जाएंगे, ये फिर वहां जाकर भीख मांगते हैं। ये होता है तरीका इनका। मॉडर्न आलीशान किस्म के एक क्लास के सुपरमैन भिखारी तशरीफ ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा लगारी साहब, मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने कहा है कि एक ही दिन में रमज़ानुल मुबारक और मतलब पहले रोज़े की कोशिशें उन्होंने तेज़ कर दी हैं। पॉसिबल हो पाएगा? ऐसा हुआ तो नहीं है, काफ़ी सालों से यही देख रहे हैं ना, रोज़ा एक दिन होता है। अगर वो पपरजाई की मस्जिद में जाकर कर ले रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तो फिर शायद ऐसा मुमकिन हो सकता है। वरना पॉसिबल नहीं है, वरना नहीं पॉसिबल नहीं। अल्लाह करे कि पॉसिबल हो, ऐसा हम चाहते हैं। अगर मौलाना को भी चांद नज़र आ जाए, ये तो शहादतें लेते हैं तो मौलाना खुद शहादत दे रहे होते हैं या उनको शहादतें देने वाले शहादत दे रहे हैं। उसकी शहादत का मेयार क्या है आपका? यानी अगर शहादत जो है वो कराची से आएगी तो हम मान लेंगे, अगर वो जो है मुल्तान से आएगी तो मान लेंगे, लाहौर में आएगी तो मान लेंगे, पेशावर में आई, मर्दान में आई, 4 सद्दा में आई तो हम नहीं मानेंगे। भाई ये कौन सा तरीका है? शहादत तो आपको माननी पड़ेगी। अगर उनके पास शहादत है तो आपका जो मयार जो भी है, आपने हाल उठवाना है, बात करनी है, कसम देनी है, क्या करनी है, तो आपको शहादत तो मान लेनी चाहिए। हमारा झगड़ा ये नहीं है कि हम देखें कि जनाब ये तय होता था कि जो कुछ पपरजाई ने करना है वो हमने नहीं करना है और पपरजाई ये तय करते थे जो कुछ इन्होंने करना है वो हमने नहीं करना है। तो अगर ये आपस में बैठकर तय कर लें, हाँ। खुदा के एक अल्लाह ताला का एक आपको अतिया है ईद, ऐसा ही है, और रमज़ान शरीफ एक अतिया आपके लिए। तो अगर आप रमज़ान के रोज़े रखने के बाद ईद करते हैं और अगर आप ईद एक ही दिन जाकर करते हैं तो खुशियाँ भी एक साझी हो जाती हैं। लेकिन ये बात है कि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का जो इजलास हो रहा है मंगल को, वो पेशावर में ही मैंने यही अर्ज़ किया है कि पेशावर में कर रहे हैं तो पपरजाई की मस्जिद में चले जाएँ, वहाँ जाकर इजलास कर लें और कहें कि जनाब मौलाना आप बैठिए हमारे साथ, आपके पास जो शहादतें आ रही हैं तो हमें भी बताइए। मैंने कहा करना तो यही चाहिए ताकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो ख़त्म हो जो हर साल आता है। लेकिन ये कि मेरा ख्याल ये है कि शायद इस तरफ को जाएंगे और ये बहुत मुद्दत के बाद एक ऐसी ईद आ सकती है कि जब पूरा मुल्क एक साथ ईद मनाए। तो मेरा ख्याल है कि इस बात का इम्कान मौजूद है। हमारे दोस्त अपना फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सिलसिले में कह दिया है कि 14 को है ईद और 14 को है पहला रोज़ा, 14 अप्रैल को। हाँ उन्होंने तो कह दिया है, लेकिन रुयत हिलाल कमेटी भी कहे और मौलाना पपरजाई भी कहें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि क्या पता फवाद चौधरी साहब एक तीसरा आगे ना मसला। पहले तो 2 फरीकैन में झगड़ा होता था, अब फवाद चौधरी भी एक फैक्टर हो गए। वही तो मैं कह रही हूं, जनाब एक तरफ पपरजाई साहब, एक तरफ रुयत हिलाल कमेटी है, एक पपरजाई साहब हैं और एक जो है वो वजारत क्या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ऐसा ही है। अब वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी चांद देखने के लिए हमारी इतनी तरक्की तो हो गई है ना, चांद देखने के काबिल है, चांद देखने के काबिल हो गए। लेकिन एक हमारी रिवायत है ना, हर साल अच्छा लगता है कि आप चांद देखते हैं, रुयत हिलाल कमेटी बैठती है, फिर उसके बाद ऐलान होता है। हम तो बचपन से यही चीज देखते आ रहे हैं। अब साइंस के अकॉर्डिंग चलने पे दिल नहीं मानता। हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि जो एक दूसरे को नहीं देख सकते वो चांद को कैसे देखेंगे। तो एक मामला ये भी होता है, एक मामला ये भी होता है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उनकी नज़रों की, उनकी जो तवानाई है उसको और ज़्यादा रोशनी दे। तो बाज़ दफ़ा तो कई अरकान तो ऐसे होते हैं जो उम्र के उस हिस्से में होते हैं कि जो, अब मैं भी चीज़ों को इस तरह से नहीं देखता हूँ, जाहिर है मेरी उम्र के हिसाब से तो ये होगा। तो अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अभी इस दफ़ा रमज़ान में गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने जा रही है। महकमा मौसमियात ने बताया कि शुरू के जो 15 रोज़े हैं वो तो बहुत गर्म होंगे। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और शुरू के 15 रोज़े जो हैं वो अप्रैल में होंगे और जो
दूसरे 15 रोजे होंगे, वो मई में होंगे। 15 होते हैं या वो मई में जो होते हैं, वो 13 और हूँ, गर्म 15 हूँ, 14 हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन अगर वो मई में जो होते हैं तो मई तो हमारे यहाँ हीट स्ट्रोक्स जो हैं वो तो मई में लगते हैं लोगों को, और मई जो है वो जून से भी बाज़ दफ़ा ख़तरनाक हो जाता है। और जून में फिर जून और जुलाई में जो है फिर आपके पास अब बस वेस्ट से वो आते हैं बादल, और वो बारिश पहले तो हम समझते थे कि जनाब वो बारिश जो है वो बंगाल के समंदरों से उठेंगे बादल और हमारी तरफ आएंगे। अब तो इधर अरब के जो साहिल हैं वहाँ से उठते हैं बादल और इस तरफ को आते हैं। चलें ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे बात कर लेंगे लेजेंड्स के हवाले से। सदारती अवार्ड याफ्ता क्लासिकल गुलकार उस्ताद मुबारक अली खान का इंतकाल हुआ। इसके अलावा दुनियाए मौसीकी के नामवर फनकार उस्ताद दिलशाद हुसैन खान का भी इंतकाल हुआ है। इनके हवाले से बात करेंगे, साथ रहिएगा। क्लासिकल गुलकार उस्ताद मुबारक अली खान 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। उनका शुमार पाकिस्तान में क्लासिकल मौसीकी के सीनियर तरीन असातिज़ा में लगारी साहब किया जाता था। कितना बड़ा लॉस है ये। जलिंधर में पैदा होने वाले और अच्छा। यहाँ पर वो पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले पैदा हुए जलिंधर में, और मौसीकी में बहुत देर में आए, लेकिन जब आए तो फिर छा गए। और ऐसी कमाल की मौसीकी, उनके अंतरे, उनके अस्थाइयाँ, उनके दादरा, उनका ख्याल, उनका भैरवी, उनका आलाप, वो जिस तरह से मौसीकी में एक जैसे शनावर तैरता है समंदर के अंदर, और जिस तरह से बड़ा पैराग जो है वो तैरता है बहुत ही तेज़ चलते हुए पानियों में, जब कोई तैर रहा हो तो ऐसा लगता है कि ये फनकार इस तरह से ऐसे सुर मारते थे कि कमाल कर देते थे। अच्छा, दुनियाई मौसीकी के नामवर फनकार उस्ताद दिलशाद हुसैन भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। लगाई साहब वो सफ़र कर रहे थे, अमेरिका जा रहे थे और इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उनको अटैक हुआ। असल में वो रिहाइश पजीर भी वहीं थे, उनकी फैमिली भी वहीं है, अमेरिका में ही है, और वो यहाँ आए हुए थे अपने अहबाब से मिलने के लिए, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ। तो वायलिन बजाते थे और कमाल ही कर देते थे। देखें, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान ने कहा था कि दुनिया में 2 फनकार थे जिनका मुकाबला होता था। एक थे रविशंकर, और दूसरे जो थे वो ये खुद थे, अपने आप को कहते थे। फिर कहते थे कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान आए तो फिर उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। तो ये वायलिन बजाने में जो इनका महारत है, जैसे रविशंकर जब अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते थे तो लगता था कि उन्होंने समा बांध दिया है। अब उनकी बेटी हैं लंदन में, वो इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं तो लगता है कि जनाब अच्छा। हाँ, रविशंकर ने एक नया जन्म लिया है, एक नए अंदाज में, एक नई खूबसूरती के साथ, और उसके अंदर क्या सुर निकलते हैं। और ये जो थे दिलशाद हुसैन खान, इनका बहुत आर्ट में कमाल था। ये अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए फिर एक मंजर बांध देते थे, छा जाते थे, लगता था कि ये कमाल है। सही। अच्छा, वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी साहब को भी हमसे बिछड़े लगाई साहब 40 बरस बीत गए हैं। उनकी भी आवाज़ बहुत मशहूर कुन थी। क्या बात है। पाकिस्तान में पॉपुलर म्यूज़िक के एक हिसाब से बानी जो थे वो अहमद रुश्दी थे। अच्छा। अहमद रुश्दी के इतने गाने हैरान को नए को, जो अब तक लोगों के क्या गुड़िया जापानी शोको चंचल गाने भी गाते थे ना। कोको कोदीना ये कोरीना, तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था। हाँ, उनके बहुत से गाने ऐसे थे। एक तो मेजर खान बड़े फनकार थे, और उनके साथ साथ जो चले मसूद राना बड़े फनकार थे, और अहमद रुश्दी बहुत बड़े फनकार थे। तो वो एक ज़माना ऐसा था जो 60s का और 70s का डिकेड था, और इवन 80 में भी ये आवाज़ें जो थीं पाकिस्तान की नुमाइंदा तरीन आवाज़ें थीं। यानी इंडिया में फनकारों की हसरत होती थी कि काश हम मेहदी हसन खान जैसे होते, काश हम अहमद रुश्दी जैसे होते। फिर अहमद रुश्दी को कॉपी किया जाता था इंडिया के अंदर, और मसूद राना को भी कॉपी किया जाता था। फिर
बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं वो उनका एजाज़ ये होता था कि हम इनके साथ हों, इनके साथ गाएं या इन जैसा गाएं। ये बाकायदा इस तरह से होता था। क्या कहता था, लता मंगेशकर ने कहा था ना कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। तो इसी तरह से जो अहमद रुश्दी थे, ये इनकी जो लौच थी और जिनका रवानी थी और जिनके अंदर रिदम था और जो इसके अंदर उनके गायकी का जो एक कमाल था, वो उन्होंने एक ठहरी हुई उस्ताद गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान की जो मौसीकी का एक ठहराव का दौर था, उससे एक कदम आगे बढ़कर ये आए कि जनाब एक बड़ी उछलती कूदती और दिल को खुश करती मौसीकी की तरफ लेकर आए। फिर उनके बाद आलमगीर आया, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, लेकिन एक वो पॉपुलर म्यूज़िक का बड़ा आदमी वो आया। लेकिन उससे पहले रास्ता, आलमगीर के लिए रास्ता, मोहम्मद अली शेख के लिए रास्ता जो है वो अहमद रुश्दी ने बनाया था। अच्छा। ऐसा शाहराह बना दी कि चलें आप दौड़ते चले जाएं। अब इसके ऊपर बड़े लोग रास्ते बनाते हैं। बड़े लोग अगर रास्ता ना बना रहे होते तो फिर ये चीज़ें ना होती। अगर नूर जहाँ और लता मंगेशकर अपना रास्ता ना बनाए गई होती तो पीछे श्रेया घोषाल और हुमैरा चन्ना और ये बाकी आर्टिस्ट जो पीछे से आ रही हैं वो इस तरह से ना होते, बड़े लोग। लेकिन किसी भी लेजेंड के जाने के बाद क्या कोई स्पेस आ जाता है या वो स्पेस पूरा हो जाता है? लेकिन दुनिया है, चल रही है, हम कुछ भी करें, तानसेन को वापस नहीं ला सकते, हम कुछ भी करें, मोहम्मद रफ़ी वापस नहीं आ सकते, हम कुछ भी करें, हर आदमी की अपनी जगह होती है और वक्त जो है उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम खला को पुर कर देता है, आगे चीज़ें बढ़ जाती हैं। हम कहते हैं उसके बगैर दुनिया खाली हो गई है, दुनिया खाली हो जाती है लेकिन वक्त खला को पुर कर देता है। बिल्कुल ऐसा। बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।